तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि इन लोगों को यहाँ पर एक और डार्क सेरेनिटी सेक्ट मिल जाता है जो कि अचंभित करता है, क्योंकि डार्क सेरेनिटी जो सेक्ट है वो तो एट सेक्ट कोलिशन का पार्ट है, जहाँ की मैट्रियार्च प्लम डार्क है। अब आगे तो सामने मैंने एक गुफा सा दिखाई देता है, काफी ना डरावना भी दिखाई दे रहा था और एक एंशिएंट ऑरा वहां से फील किया जा सकता था। अब इसके बारे में मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि हवा का चोखा बह रहा था और एक सामने स्टैचू भी दिखाई दे रही थी जो कि क्रोइश थी। जुगो और कैप्टन दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और चौकन्ने हो जाते हैं। तो ये जो भी जगह था ना, काफी गहरा था, मिस्टीरियस था। तो फिलहाल उस ऑरा को फील करके ये पीछे हटना शुरू कर। अब यहाँ पर जो बहुत सारे कब्रिस्तान टाइप थे ना, मतलब कब्र जहाँ पर गड़े रहते, उनमें से एक अचानक से खुलती, जहाँ से एक बच्चा निकलता, उसने पुराने कपड़े पहने थे और वो बोलता है कि आप लोग पैनिक मत करिए, मेरा मास्टर ने आपको इनवाइट किया है। जब तक ये दोनों कुछ बोल पाते, इनके आसपास की चीजें जो थी, दृश्य बदलने लगता है। ये फील करते हैं कि एक किसी बिल्डिंग के अंदर आ चुके हैं और एक ऑरा फील करते, प्रेशर। दोनों फिर से एक दूसरे की तरफ देखते हैं और पूरी तरह से चौकस हो चुके। कैप्टन सोच रहा था क्या है ये भाई, यहाँ पर क्रेटर वाइड टेलीपोर्टेशन है, अर्थ कॉन्ट्रैक्टिंग मैनिपुलेशन हुआ या क्या हुआ, मतलब किस प्रकार की टेक्निक थी कि चीजें इतनी बदल गई। इस दौरान इन्हें एक मतलब कि शैडो बोलते हैं ना, परछाई टाइप के एक बंदा दिखाई देता है जो कि क्रॉस लेग बैठा था हॉल के बीच में और आवाज बोलता है, तुम दोनों यंग फ्रेंड्स इमॉर्टल प्रोफाउंडिटी रिवर का जो धारा बह रहा है उसकी वजह से आ गए होगे। जू जवाब नहीं देता है, वो देखना चाह रहा था ये बंदा है कहाँ। वो चेक कर रहा था कि टेलीपोर्टेशन काम करेगा कि नहीं करेगा यहाँ पर, और फील करते हैं कि काम करेगा। कैप्टन एकदम प्यार से बोलता है कि हम स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन के हैं, एट सेक्ट कोलिशन के। हम सीनियर को डिसऑनेस्ट नहीं करना चाहते, लेकिन हम इसी वजह से यहाँ पर आए जो आप सोच रहे हो। अब फिलहाल वो बंदा बोलता है कि मैं यहाँ पर एक पिल बना रहा हूँ, इसकी वजह से मैं ये पानी का धारा इधर यूज कर रहा था, 5 दिन और लगेंगे फिर मैं छोड़ दूंगा। और कैप्टन इसरान बोलते हैं स्माइल के साथ, अरे सीनियर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 5 दिन क्या 10 दिन भी ले लीजिए, उसके बाद हम ये जो आपने धारा इधर बहाई है उसको हम बंद कर देंगे। कैप्टन काफी रेस्पेक्ट दिखा रहा था। जू भी इसरान कैप्टन की तरफ देख रहा, दोनों इशारों में मानो बात कर रहे थे और वो उसकी परछाई को नोटिस कर लेते कि उसकी जो परछाई थी ना वो बग्स को खा रही थी। वो एक ओल्ड मैन थी और जू को ये कौन दिखाता है, जू की परछाई जो थी ना वो, क्योंकि अब काफी इंप्रूव हो चुका था भाई, उसका बोल सकते हो आईक्यू भी बढ़ चुका था। और कुछ बबल्स भी दिखाई देते हैं, बबल्स के अलावा 7 से 8 शैडो जैसे लोग जो कि काफी नर्वस दिख रहे थे। जू देखता सीधा वो जो क्रॉस लेग फिगर था जो बोल रहा था। इस दौरान वो ओल्ड मैन भी जो भी रहता है वो शैडोवी फिगर बोलता है, तुम दोनों को नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम्हारे सेक्ट में भी तो डार्क सेरेनिटी सेक्ट है, तो मैं तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगा, तो यहाँ से चले जाओ। अभी ये सोचते थोड़ा सा कैप्टन हिचक रहा था, तब तक वो शैडो फिगर बोलता क्या सोच रहे हो, जाओ नहीं तो फिर मैं अपना इरादा बदल दूंगा और तुम दोनों को खा जाऊंगा। लेकिन कैप्टन तभी इसको गरियाता है कि कुत्ते तू अच्छा एक्टिंग कर रहा था, तूने हमें मजबूरी कर दिया था जाने पर। क्योंकि जब इस बार ये बोलता है ना बंदा, तो उसकी आवाज में एक बोलते ना हकलाहट थी, वो भी हिचक रहा था और कैप्टन तुरंत उस बंदे की तरफ पड़ता है। जू भी एक्शन लेता है, अपनी ऑरा रिलीज करता है और यहाँ पर जो भी इस बंदे ने वो एक माया क्रिएट की थी बोल लो या जो भी बोलते हो, हेलुसिनेशन या जो भी, वो गायब हो जाता है और एक छोटा सा इंसेक्ट दिखाई देता है जहाँ पर 7-8 लड़के थे और वो ओल्ड मैन दिखाई देते हैं। ओल्ड मैन की फट जाती है, बोलते हैं एल्डर ब्रदर्स हमें थोड़ा माफ कर दीजिए। कैप्टन तो सीधा उसके छाती पर चढ़ जाता है। ओल्ड मैन ज्यादा पावरफुल नहीं था, 2 लाइफ फ्लेम वाला बंदा था और उनमें से एक डिसाइपल बोलता है सर छोड़ दीजिए, हमारे पास कोई मौका नहीं था, अब वैसे भी आप सुपरवाइजरी सेक्ट हो और हम सभी इंसान हैं। जू फिर भी चौकन्ना था और ओल्ड मैन फिर बताता है कि उसने ऐसा क्यों किया। जू एक ही चीज पूछता, तुमने एक इल्यूजन कैसे क्रिएट किया। तो ये बंदा बताता है कि हमारे सेक्ट के पास एक ट्रेजर है जो कि पूरा एक इल्यूजन वाला ना डोमेन बना देता है, एक हिस्सा ही पूरा बड़ा सा क्षेत्र। और वो बोलता है हम छोटे सेक्टर सर्वाइव करने के लिए ये चीजें करनी पड़ती हैं और पानी हमें भी चाहिए ही। अब जू पूछता तुम अपने छोटे से सेक्ट को डार्क सेरेनिटी सेक्ट क्यों कह रहे हो। ओल्ड मैन अचंभित हो जाता है और बोलता है हम हैं क्योंकि डार्क सेरेनिटी सेक्ट, और फिर वो चीजें एक्सप्लेन करना शुरू करता है कि देखिए ऐसा नहीं कि डार्क सेरेनिटी सेक्ट एक ही है, डार्क सेरेनिटी सेक्ट कम से कम 10,000 होंगे या 8,000 तो होंगे। इस जवाब से जू किंग भी सरप्राइज होता है और कैप्टन पूछता है कि डार्क सेरेनिटी सेक्ट से तुम कैसे कनेक्ट होते हो। कैप्टन का ध्यान उस पर था, क्या एंशिएंट टेम्परर डार्क सेरेनिटी का कोई तुम्हारे पास टेक्निक है, ट्रेजर है या कोई लेगेसी है, मतलब कुछ होना चाहिए ना, तभी तो आप डार्क सेरेनिटी सेक्ट खुद को कह सकते हो। ओल्ड मैन भी ये बात समझ जाते हैं और अपने डिसाइपल से कहते हैं कि सेक्ट का जो कीमती ट्रेजर है ना उससे निकाल के लाओ। तो ये जो खजाना था बेसिकली एक पत्थर पर ना कुछ गुदा हुआ था, देखने में नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जब ध्यान से देखा जाए ना तो उस पर एक सांप जैसा बना हुआ था, ड्रैगन लाइक स्नेक, सर्पेंटाइन बॉडी था, 6 पंख थे, भाई खतरनाक था समझ लो। ड्रैगनिक ड्रैकोनिक स्नेक था, उसको बांधा गया था, मतलब उसको जकड़ा गया था। उसको बेसिकली बहुत समय पहले ना पूरा ये बंदा फिर स्टोरी बताता है कि जो डार्क सेरेनिटी एम्परर थे उन्होंने पकड़ा था और उसे सील कर दिया था। उसकी मतलब ये जो उकेरी गति चित्रण उस पर 10,000 लेयर्स थे तारों के,
मतलब आराम से वो वॉइड रिटर्निंग लेवल के सेकंड लेवल में होगा। और कैप्टन पूछता है क्या चीज़ है? तो ये पूरा स्टोरी बताते हैं कि कैसे उन्होंने मारा था। और उस समय डार्क मतलब जो एम्परर थे, सेरेनिटी एम्परर उतने पावरफुल नहीं थे। और उसके बारे में उन्होंने एक कविता भी लिखा था कि हेवेनली स्पाइक टू क्रॉस अ डीमन स्नेक, थाउजेंड मैजिशियन assimilate द कॉस्मोस। क्योंकि देखो डार्क सेरेनिटी एम्परर की एक खासियत थी, वो कविता लिखते ही थे। और उन्होंने उस सांप को बहुत तड़पाए थे क्योंकि उसने एक बार काट लिया था उन्हें। लेकिन कैप्टन के अंदर अब लालच आ चुका था। और कैप्टन पूछता मतलब ये सांप कहाँ पर है, मुझे ये बताओ, मुझे वहाँ जाना है, क्या ये यहीं पर है? ओल्ड मैन को थोड़ा शर्म आता है, फिर वो बोलते हैं कि वो यहाँ नहीं है। जोकिंग भी पूछता है कहाँ है फिर? जोकिंग को लेकिन आइडिया लग गया था कहाँ हो सकता है। तो तुरंत ही ओल्ड मैन बोलते हैं डार्क सेरेनिटी सेक्ट जो है ना तुम्हारे एट सेक्ट कोलिशन में, वहां पर। कैप्टन भी हंसते हैं, अच्छा जो डार्क सेरेनिटी सेक्ट का पॉकेट रियल में है वहां पर? ओल्ड मैन कहता है कि हाँ, और बताता है कि हम मेन थे भाई, पहले ऑथेंटिक लोग थे डार्क सेरेनिटी सेक्ट के सबसे इंपॉर्टेंट। लेकिन धीरे धीरे हमारे फाउंडर के बाद उनके जो आते गए लोग, एंशिएंट एम्परर ने ये काम उन्हें ही सौंपा था इसकी हिफाजत करने के लिए, जो डीमन स्नेक था। लेकिन फिर लास्ट में जब आज से कई साल पहले प्लम डार्क पैदा हुई और पूरी छा गई, तो हमारे जो फाउंडर थे यानी मेरे जो सीनियर थे गुरुजी, उन्होंने उनको ये चीज़ें सौंप दी। क्योंकि हमारा ये जो सेक्ट था इन्हीं चीज़ों को गार्ड करता था, तो हम लोग फ्री हो गए, तो हम यहाँ पर आराम से रहते हैं। इस दौरान कैप्टन फिर भी एक्टिंग करने की कोशिश करता है, क्या तुम्हारे मास्टर का नाम सरनेम जो था जाओ था, जाओ जोंगहेंग? ओल्ड मैन बोलता है बिल्कुल नहीं। तो कैप्टन समझ जाता है कि झूठ नहीं बोल रहा, छाती पे से इसके पैर हटा लेता है। और ओल्ड मैन फिर भी चीजें कुछ बताता है कि वो जो डार्क सेरेनिटी सेक्ट है तुम्हारा वाला, वहाँ के पॉकेट रेल में रिजर्व पावर है। मैं भी वहां पर कभी नहीं गया हूँ, लेकिन उसके अंदर जो सोल हो रहा है ना स्नेक की, बहुत पावरफुल है। तो जो भी लोग सोल पावर कल्टीवेट करते हैं उनको बहुत फायदा होता है। तो वहां पर उसकी बॉडी भी है, उसकी सोल की भी हो रहा है। और वो सांप अभी भी एंशिएंट एम्परर डार्क सेरेनिटी को बहुत नफरत करता है। अब तो जोकिंग कैप्टन वगैरह को बहुत चीजें पता चल चुकी थी पॉकेट रियल्म के बारे में। कैप्टन का इरादा क्या था ना, वो सांप को खाने का, ताकि पावर बढ़ेगा। थोड़ा भी हिस्सा अगर खा लिया तो यहाँ से ये वापस लौट जाते हैं। और कैप्टन कहता है यार हम लकी नहीं थे, आज कुछ मिला नहीं हमें, लेकिन फिर भी कहते हैं फायदा तो हुआ है, पॉकेट रियल्म में जाकर कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो की फटती है यार, आर्च इमॉर्टल प्लम डार्क उनके करीब भी ये जाना नहीं चाहता था। लेकिन कैप्टन कहता है यार तुम सोचो, तुम्हें सोल पावर मिल जाएगा भाई, तुम्हारा पावर लेवल जल्दी ऊपर जाएगा। लेकिन फिर जो बोलता है उस डीमन स्नेक के सोल को जगाना, क्योंकि वो सुसुप्त अवस्था में होगा, सो रहा होगा, मुश्किल होगा। कैप्टन की आंखों में चमक आ जाता है कि तुम भूल गए जिनजियान को। जोकिंग बोलता है कि अच्छा वो जिनजियान। कैप्टन बोलता है हाँ बिल्कुल। लेकिन जो बोलता है वो तो लौटा ही नहीं है अभी, तो वो जो फेनिक्स वाला फॉरबिडन ग्राउंड है उधर ही घूम रहा है, मतलब इधर आया ही नहीं है। कैप्टन बोलता है देखना तुम, वो पागल है, वो डार्क सेरेनिटी एम्परर को लेकर के कितना पागल है तुम्हें पता है, उनकी कविताएं मारते रहता है। बस मैं उसको संदेश भेजूंगा और देखो कैसे दौड़ के आएगा कि मुझे एक लोकेशन मिल गया जो कि डार्क एम्परर से रिलेटेड है। तो फिलहाल समय गुजरते रहता है, ये आ चुके थे और अपना जो सिक्योरिटी डिवीजन में लगे हुए थे, पानी की लहरें इसको ऑब्जर्व करना कि कुछ इधर उधर की हरकतें तो नहीं हो रही। इमॉर्टल एनर्जी वैसे भी यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग, तो जू वगैरह को भी फायदा होता ही था। तो फिलहाल इनके पास नाव भी था और ये किनारे लगे हुए थे, जो मेन फॉर्मेलिटी का काम रहता था वो कैप्टन कर लेते थे। मिशन काफी लेंथी था क्योंकि यहाँ पर ये शायद 2-3 महीने तो मेरे हिसाब से आराम से गुजार चुके थे। जू इधर काफी एक्साइटेड था क्योंकि उससे अब 11 धर्मापर्चर और खोलने थे। फिर लौंडा अपना 120 लाइफ फ्लेम जगा लेगा, 120 धर्मापर्चर खोल लेगा, मतलब 4 लाइफ फ्लेम। फिर भाई का पावर लेवल मतलब सोच ही लो। इस दौरान इनके हाथ में कुछ और मिशन आते हैं कि जो यंग आर्बिटर सेक्ट के कुछ लोग हैं ना इधर उधर भटक रहे हैं, उन्हें मारने पीटने का, निपटाने का। यंग आर्बिटर सेक्ट क्योंकि इनको तो तबाह किया जा चुका था, जो बचे कुछ लोग थे उन्हें मालूम था कि अब वो अपने सेक्ट को रिबिल्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि 7 ब्लड आइज अब उनके पीछे पड़ चुके थे। जो अपने कल्टीवेशन पर काम करते रहते हैं। कैप्टन बीच में गायब भी हो जाते हैं। उनका यही था कि वो एरिया एक्सप्लोर कर रहे हैं, ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन भी नहीं करते। और जू जानता था सबके अपने सीक्रेट्स होते हैं, जू अपने सीक्रेट्स नहीं बताता, कैप्टन अपने नहीं बताते थे। ज़्यादातर डिसाइपल्स को बोर होने लगता है, मतलब भाई समय निकल रहा था। तो 3 महीने गुजर चुके और जू का फाइनली 110वां धर्मापर्चर पे घूम जाता है, जो उसका लाइफ इनकांटेशन टेक्निक था ना उसके थ्रू। तो कल्टीवेशन में जो काम कर रहे लोग थे यहाँ पर फिलहाल 34 से, बाकी अपने काम में लगे हुए थे। नदी में बैठ करके जो और एब्सॉर्ब करना होता है। इस दौरान कुछ नावें यहाँ से गुजरती हैं जो कि सुप्रीम आर्बिटर इमॉर्टल सोसाइटी की थी। ये अलग लोग आपको पता है, 8 सेक्ट कोलिशन से अलग है। और जोकिंग की भी नजर है कुछ फीमेल डिसाइपल्स पे पड़ते क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पर फीमेल डिसाइपल फिलहाल इस एरिया की तरफ बढ़ रही थी और वो ध्यान भी नहीं देता है। उसको भी नहीं पता था कि इन लोगों के बीच में एक बंदी बैठी हुई है जिसका नाम लीजिम है। ये वही बंदी ना जो शर्माती थी, वो बचे हुआ खाना लेकर चली जाती थी, जो पहचान नहीं पाता उससे। और ये पहले से अलग भी दिख रही थी। जैंगसन ने बताया भी था ना जू को कि उस लड़की को सुप्रीम आर्बिटर सोसाइटी वालों ने चूज कर लिया और जू को लेटर भी उस लड़की ने लिखा था, जू ने पढ़ा था। और वो फाइनली उसकी तरफ देखता तो पहचान भी लेता है, लेकिन मास्टर 7 ने उसको कुछ डिस्गाइज दिया था तो वो लड़की इसको पहचान नहीं सकती थी और इधर उनकी नाव निकल जाती। और उसको पुराने दिन याद आते क्योंकि 4 साल बीत चुके थे
4 लोग ये पहुँचे थे पहली बार जब ये जॉइन कर रहे थे 7 ब्लड आइज़ को। एक ये, एक ज़ाओ किनफेंग जो कि मर चुका है, ज़ू ज़ायोहाई जो कि कल्टीवेशन छोड़ चुकी है और वो बिज़नेस स्टार्ट कर चुकी है अगर आपको याद हो तो, और ली ज़िमे जो कि अब सुप्रीम आर्बिटर इमॉर्टल सोसाइटी में जा चुकी है। फिर से ये अपने कल्टीवेशन में लग चुका था। इस दौरान एक फीमेल डिसाइपल जो कि ली ज़िमे के साथ थी ना, यहाँ पर आती है। ज़ू किंग के पास आती है और बोलती है तुम 7 ब्लड आइज़ के हो? ज़ू हाँ में सर हिलाता है और वो एक 2 बेसिकली जेट स्लिप निकालती है, एक वॉयलेट और एक ब्लू कलर का, यानी एक बैंगनी और एक नीला। और एक बोलती है कि ये तुम्हारे 3rd अप्रेंटिस सीनियर के लिए है 7 ब्लड आइज़ के। दूसरा एक लड़का है ना ज़ू किंग नाम का, ये उसके लिए है। और उसके बाद ये चली जाती है। अब ज़ू किंग देखता दोनों जेट स्लिप को, 3rd एल्डर ब्रदर वाला तो रख लेता और एक उसके लिए था, तो वो सोचता है। और हैरान क्या होता है ना कि इस जेट स्लिप को कोई और नहीं खोल सकता था। अगर ज़ू नहीं खोलता, कोई और खोलता, तो ये जेट स्लिप एक्सप्लोड कर जाता। फिर वो लड़की अपने बारे में पूरा बताती है कि ब्रदर ज़ू किंग, मैं अच्छा कर रही हूँ यहाँ पर आर्बिटर इमॉर्टल सोसाइटी में। यहाँ पर ना कल्टीवेशन से हट के अलग चीज़ें होती हैं, जैसे 7 ब्लड आइज़ में होता है उससे अलग होती हैं। यहाँ पर ना विल पर फोकस किया जाता है, आपकी इच्छा शक्ति पर। उसके थ्रू कल्टीवेशन किया जाता है, विल डोमेन बनाया जाता है, क्योंकि ये लोग क्या मानते हैं कि डाओ को कल्टीवेट करने का तरीका विल है। मैंने आपको इसके बारे में इसलिए बताया, क्या पता आपको भी इससे कुछ मदद मिल जाए एनलाइटनमेंट में। और मैं आपको निराश नहीं करूँगी एल्डर ब्रदर्स। मैं सुप्रीम आर्बिटर इमॉर्टल सोसाइटी का एक एनलाइटनमेंट कॉम्पिटिशन है, उसमें भाग लेने जा रही हूँ। बहुत कठिन है, अगर मैं फेल होगी तो मैं मार ही जाऊँगी। लेकिन मैं सफल होगी ना तो मेरी पर्सनैलिटी जो है, व्यक्तित्व जो है, वो बदल जाएगी। वैसे भी मैं जैसी हूँ डरपोक टाइप की, मुझे वैसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हूँ। तो शायद मैं सफल हो जाऊँ तो काफ़ी बेहतर हो जाऊँ, और यही मेरा चॉइस है। लेकिन मैं मेहनत करने वाली हूँ। तो क्या पता मैं मतलब बदल भी जाऊँ, तो मतलब भाई किसी का व्यक्तित्व बदलता है तो वो जो भाव रहता है वो भी बदल सकता है। लेकिन मैं आपको शुभकामनाएँ देती हूँ, और आपने जो मेरे लिए किया है मैं उसे हमेशा याद रखने की कोशिश करूँगी, और आप तरक्की करते रहिए आपकी लीसी में। अब ज़ू सोचता है विल डोमेन के बारे में, और उस तरफ देखता है जिधर सुप्रीम आर्बिटल सोसाइटी का नाम निकल चुका था। अब इस चीज़ के बारे में ऐसा नहीं कि ज़ू ने पहली बार सुना था। उसे याद आता है कि 3rd प्रिंसेस जो थी ना सी ज़ॉम्बी किंग की, वो जो डॉटर जो कि थोड़ी पागल टाइप थी, उसने भी इसके बारे में बात किया था। उसने भी कुछ ऐसा ही कल्टीवेशन किया था। तो फिलहाल इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचता और कल्टीवेशन में अपना लग जाता है। कैप्टन इसुरान आ जाता है वापस, और 1 महीने और बीत चुके थे। और ज़ू पूछता है कैप्टन फिनिश हो गया आपका काम? कैप्टन बोलते हैं हाँ भाई बिल्कुल हो गया। और तुम्हें पता है लिटिल हाकी, अगर मैं और तुम बैटल में जाए तो कोई बोल नहीं सकता कौन टॉप पे आएगा। मैंने एक और सील खोल लिया है। ज़ू फिलहाल कुछ नहीं बोलता। ये कुछ और बोलने वाला था, लेकिन तभी स्पिरिट ग्लूम वैली के कुछ लोग आते हैं और ज़ू को फॉर्मेलिटीज़ वगैरह ये सब में मज़ा आता नहीं था और मन भी नहीं लगता था। तो कैप्टन इन चीज़ों को हैंडल करते थे जो ऑफिशियल काम रहते थे। तो अब इनकी जाने की बारी आ चुकी थी, और जाने की बारी से धारा के प्रवाह के साथ जाते थे तो स्पीड ज़्यादा रहती और जल्दी ही वापस आ जाते। और आते ही ज़ू क्या करता है ना, सबसे पहली बार चैन की सांस लेता है, अपना धर्मस्केप निकालता है और नाव में अपने मतलब धर्मस्केप में बैठ जाता है, और देखता है अपने वो जो बीटल्स थे उन्हें, जो कि इमॉर्टलाइज को खाए थे बहुत समय से ना। अब धीरे धीरे वो निद्रा से बाहर आ रहे थे और उनकी ऑरा काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी थी, उनको फील करना मुश्किल था। इस दौरान ये 111वें धर्मापर्चर के लिए बहुत मेहनत करता है। सोल पिल्स जितना चाहिए था उतना मिल नहीं पा रहा था, और जैसे जैसे पावर बढ़ता है वैसे वैसे धर्मापर्चर खोलना भी मुश्किल होता है। इधर अपना कैप्टन पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल चुका था कि पॉकेट रियल में कैसे जाना है, और वो बताता है भाई 50 लाख स्पिरिचुअल स्टोन देने पड़ते हैं अंदर जाने के लिए, और 3 दिन के लिए जाने को मिलता है। ज़्यादातर जो चोजन वन डिसाइपल्स रहते हैं वही जाते हैं। ज़ू की अलग फटती थी कि प्लम डार्क वहाँ ना मिल जाए, और कैप्टन इसरान कहते हैं ज़ू से कि यार तुम क्यों नहीं जाते हो, प्लम डार्क से बात करते हो, मतलब इज्जत देके आर्च इमॉर्टल प्लम डार्क बोल के, क्या पता थोड़ा पैसा कम लगे। ज़ू एक्टिंग कर देता, नहीं नहीं उस दिन वो आपकी तरफ देख रही थी ना, आपने तो बोला था, तो आपको जाना चाहिए। कैप्टन बोलता है यार तुम सुधरोगे नहीं, तुम्हें समझ में आ रहा है तुम्हारा 5 लाख, सॉरी तुम्हारा 50 लाख और मेरा 50 लाख कितना हो गया, तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। कैप्टन कितनी भी एक्टिंग करता है ज़ू मानता है और समझाता है ज़ू मैं होता ना तुम्हारी जगह तो इतना हैंडसम वैंडसम भाई, और मैं अगर नास एंड सोल लेवल पे पहुंच जाता ना तो मेरे पोते पर पोते सब खेल रहे होते, और कुछ समय बाद तो भाई मैं पूरा सेक्ट बना देता। जो ध्यान नहीं देता, अपने कल्टीवेशन में लग जाता है। कैप्टन जानते थे कि अब कुछ कर नहीं सकते, तो यहाँ से लाचार होकर निकल जाते हैं प्लानिंग करने। इधर इनका प्लानिंग चल रहा था और वो जियान वो आ चुका था क्योंकि कैप्टन ने नोटिस वोटिस उसको भेज दिया था। वो लौंडा तो पागल था ही वैसे भी, जैसे ही डार्क सेरेनिटी एम्परर का नाम सुनता था। और इस बार जब ये आता ना तो इसको 2 छोटे-छोटे जानवर फॉलो कर रहे थे। वो जियान वो कुत्ते से थोड़े बस बड़े थे, लेकिन उनके अंदर से भाई गॉडलीनेस की ऑरा फील हो रही थी। अभी बस जबकि वो की कंडेंसेशन के ग्रेट सर्कल में थे, तो जब ये आता है टेलीपोर्टेशन से निकलता है ना तो भाई सबका ध्यान उस तरफ जाता है। और आते ही वो पहले कैप्टन को मैसेज भेजना शुरू करता है, कहाँ है भाई वो डार्क एम्प्रेस सेरेनिटी का, वो कौन सी जगह की बात कर रहे थे तुम, क्या है वहाँ पर, कविताएं क्या है बताओ जल्दी। कैप्टन एक्सप्लेन करता है बट वो मानता नहीं है।
ज़ू जब बोलता है कि नहीं अपने टोकन से कि सही बात है, हमें 50 लाख पे करने पड़ेंगे तब जा कर के मिलेगा। तब जा कर के वो लौंडा शांत होता है। पहले तो 50 लाख सुनता है, थोड़ा सहम जाता है, लेकिन फिर मान जाता है क्योंकि बात थी डार्क एम्परर सेरेनिटी की और वो एक्साइटेड था ना, तो उस तरफ ये पॉकेट रियल्म बहुत तेज़ी से तीनों बढ़ते हैं और सबसे आगे यही था। अब ज़ू को यहाँ पर कोई दिखता नहीं है, मतलब पहले ये पहुँचते हैं वहाँ पर अपना डार्क एम्परर सेरेनिटी वाला जो सेक्ट था, वहाँ पर प्लम डार्क नहीं मिलती तो ये शांत रहता है। अब ये पॉकेट रियल्म की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर एक गोल्ड कोर लेवल के कल्टीवेटर बैठे हुए थे। कैप्टन आजू बाजू देख रहा था कि कहीं बस आर्च इमॉर्टल प्लम डार्क मिल जाए, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता है और वो ओल्ड मैन आंखें खोलते नहीं है। जब ये 50-50 लाख अपना दे देते हैं तो वो आंखें खोलती है, जरा ऊपर की तरफ देख करके आर्च इमॉर्टल प्लम डार्क को रेस्पेक्ट दिखाते हैं, क्योंकि क्योंकि वो भी यहाँ पर आ चुकी थी। और कैप्टन इस दौरान निराश होता है कि यार थोड़ा सा ये पहले आ जाती तो मेरा 50 लाख बच जाते। और प्लम डार्क सीधा जोकिंग की तरफ बढ़ती। वो जियान वो भी अचंभित हो जाता है उनको देख करके कि भाई क्या सुंदर। कैप्टन थोड़ा सा बोलता है यार, प्लम डार्क इस दौरान जो के सामने आती है और उसकी आंखों में तरफ देख कि तुम लेडीज को पटाने में या जो भी बोलो प्लीज करने में महारथी हो ना। तुमने जो गिफ्ट भेजा तो मुझे मुझे मिल गया, मुझे बहुत पसंद है। उनकी आवाज में वैसे भी एक फ्लर्टनेस रहता था। सो कैप्टन की तरफ देखता कि हैं मैंने गिफ्ट कब। कैप्टन बोल इधर उधर देखता कि भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन जू जानता था ये काम किसी और का हो ही नहीं सकता। अब प्लम डार्क देखती है तो उन्हें थोड़ा बुरा लगता है, जू जैसा एक्टिंग कर रहा था कि मतलब उसने कुछ नहीं किया। अब ऐसा नहीं है कि प्लम डार्क ने अपनी जिंदगी में जोकिंग जैसा हैंडसम बंदा नहीं देखा था, लेकिन जब वो यंग थी तो इतना ध्यान नहीं देती थी। लेकिन जू के साथ उन्हें खेलने में काफी मजा आता था, तो ये और करीब चली जाती है और जू के सांसें मान लो फूलने लगती है और वो इनकी जो खुशबू थी ना शरीर की वो फील कर सकता था। और जू का चेहरा ना एकदम सफेद पड़ने लगता है भाई, इतना वो थर्रा जाता था। मतलब ऐसा नहीं तो जूकिंग के साथ कभी होता भी नहीं था। और वो जो ओल्ड मैन थे जो 6 हेवनली पैलेस वाले थे वो भी अपनी नजरें हटा लेते रेस्पेक्टफुली। कैप्टन को मजा आ रहा था, मनी मन बोल रहा था जूकिंग मेरे पास कोई चॉइस नहीं था, क्योंकि उसने क्या किया था ना, वो हेयर पिन जो लगाया था इन्होंने अभी प्लम डार्क ने, वो कैप्टन ने गिफ्ट किया था, लेकिन जूकिंग के नाम से लेटर लिख करके, और मस्त मिर्ची मसाले भी डाल दिए थे लेटर में बस। लेकिन वही सोच रहा था मैंने इतना खर्चा किया, थोड़ा पहले आ गई होती तो पैसे बच जाते। इधर जू पूरा ब्लैंक हो चुका था, जिंदगी में पहली बार कि वो क्या करे। उससे देख करके प्लम डार्क को और हंसी आ रही थी और उनका मूड भी काफी अच्छा हो जाता है। तो उसके बाद वो यहाँ से निकल जाते। जाते जाते एक टोकन निकाल और जू को देते कि इसके साथ तुम अंदर तक जा सकते हो पॉकेट रियल में। इस दौरान ओल्ड मैन पॉकेट रियल में खोल देते हैं और ये तीनों एंटर कर जाते। लेकिन वो फिर सोचती है इस बच्चे को मैं जब भी देख, ठीक है मजा आता है, लेकिन इसके अंदर जो बेलफुल ऑरा है ना बहुत अंदर तक जा चुकी है। क्यूट तो काफी है लेकिन अंदर से काफी बेलफुल ऑरा वाला है, मतलब निर्दयी ऑरा बोल लो या जो भी बोल लो, क्योंकि इनके हिसाब से ये लड़का इसके अंदर में जो हार्ट वाली लाइट है ना वो नहीं होनी चाहिए। अब ये जा चुकी थी, जोकिंग मूव कर सकता था, ये लोग अंदर जा चुके हैं। वो जियानवो की तरफ तो जोकिंग ध्यान भी नहीं देती। इस दौरान वो जियानवो अलग डायलॉग मार रहा था कि स्त्रियों के प्रति हमें कभी गिरना नहीं चाहिए, डार्क एम्परर सेरेनिटी खुद कहते थे, क्योंकि इसके हिसाब से जो भी लिख दिया या बोल दिया ना डार्क सेरेनिटी एम्परर ने, वो लकीर है एकदम भाई। तो फिलहाल ये स्पेस में एंटर कर चुके थे, एक अलग जगह पहुंच चुके जहाँ पर पहाड़ियाँ वहाड़ियाँ दिख रही थी, बहुत स्पेल फॉर्मेशन फील होते हैं, बड़े बड़े लेक दिखाई दे रहे थे और वहीं लेक के आसपास एक घास थी, एंशिएंट ऑरा फील होती और टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस वहां से आ रहे थे और एक सांप का ना जो स्केलेटन था वो दिखाई देता। अब इसके पास हड्डियां थी समझ लो, बॉडी पर कोई चमड़ी उमड़ी थी नहीं, और सांप का जो आगे का एक दांत था ना उस पर गोल्डन ब्लड दिखा रहा था। गोल्डन ब्लड से जो भरा आ रही थी, बहुत डोमिनेटिंग थी, बहुत नोबल थी, जो किसी के भी दिल को दहलाती। और वहीं पर नजर पड़ रही थी जुआर कैप्टन की, इवन वो जियान वो वगैरह ना उनका दिल दहल रहा था। कैप्टन की नजरें तो सीधा सीधा गोल्डन ब्लड पर थी जो सांप के दांत पर लगी हुई। और कैप्टन बोलता है यार मैं कितना पागल आदमी हूँ, सेक्ट के अंदर इतना बड़ा खजाना मौजूद था और मैं बाहर ढूंढ रहा था, वो सच में डार्क एम्परर सेरेनिटी का ब्लड है, क्योंकि बताया था ना ओल्ड मैन ने कि डार्क एम्परर सेरेनिटी को सांप ने काट लिया था एक बार। जू का दांत पे ध्यान नहीं था, वो आसपास की चीजों को फील कर रहा था, वो सोल ऑरा फील कर रहा था जो कि एक सोल सी के समान था। और जू के हिसाब से अगर वो सोल पावर ये एब्जॉर्ब कर पाया तो इसके जो धर्म अपर्चर है भाई फटाफट खुलेंगे। यहाँ पर देखो बाकी भी कल्टीवेटर्स यही 3 तो थे नहीं, डार्क सेरेनिटी सेक्ट के भी थे, कुछ और भी सेक्ट के थे, और उस समय ना बाहर के पहाड़ी क्षेत्र में वो लोग कल्टीवेशन में बैठ चुके थे। जो के पास तो प्लम डार्क का वो टोकन भी दिया हुआ था। अब जितना आप करीब जाओगे उतना ज्यादा सोल पावर आपको मिल सकता, लेकिन 3 दिन काफी नहीं होंगे जो के हिसाब से 10 धर्मापर्चर खुलने के लिए। उसके पास स्पिरिचुअल स्टोन भी और ज्यादा नहीं है कि फिर से आ पाए। जियानवो की तरफ देखता और फिर कैप्टन की तरफ, दोनों को अपना मकसद पूरा करना था कि वो जियानवो अगर इस सांप को थोड़ा प्रभावित करते ना तो मजा आ जाए, फिर वो अपनी सोल फोकस करेगा और ये उसे एब्जॉर्ब कर पाएंगे। वो जियानवो की आंखों में एक अलग कामनेस था, क्योंकि वो तो भाई सेरेनिटी का बोलते हैं ना फैन बॉय था। यहाँ पर कविता लिखा हुआ था जो कि थोड़ा अलग, क्योंकि जू वगैरह को तो मतलब भी नहीं था। वो जियानवो देख रहा था, पोएम को देखता और पढ़ता है पहला लाइन,
वही हेवनलेस स्पाइक जो क्रश डीमंस नहीं कोई जो भी लिखा था। कैप्टन और ज़ो आसपास की चीज़ों पर ध्यान दे रहे थे लेकिन कुछ हरकत नहीं होता है। ज़ो बोलता है कैप्टन से कुछ काम नहीं कर रहा है। तो सांप हज़ारों से करोड़ों सालों से सो रहा है, मतलब जब से भी लंबे समय से सो रहा है। क्या वो वू जियान को नोटिस करेगा? अब कैप्टन भी गिव अप तो नहीं करना चाहते थे और कैप्टन अब इस दौरान वू जिनजियान को बोलते हैं, लिटिल जिनजियान तुम ऐसे नहीं कर सकते, देखो अगर तुम्हारी जगह डार्क एम्परर सेरेनिटी होते, एंशिएंट एम्परर डार्क सेरेनिटी, तो वो कैसे इस कविता को पढ़ते, वो कैसे उस सांप को बुलाते। अब ये सुन करके वू जियानबो भी कांप जाता है और एक कदम आगे लेता है और तीसरा कदम ले और मतलब बताते हैं कि कैप्टन बताते कि एम्परर कैसे थे, एक कदम लेते तो कहीं और पहुंच जाते थे एंडलेस सी में, दूसरा कदम लिए तो वो पानी के छोर पे आ गए, तीसरा कदम लिए तो पूरा रिवर एंशिएंट मेनलैंड कवर कर ली। तुम वैसे सोचो क्या और आ रही होगी उनकी। वो जानवो ये सब सुन करके ना बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है भाई, उसकी सांस तेज चलने लगती है, मानो इस समय सोच सकता था, कल्पना में देख सकता था कि एंशिएंट एम्परर उस समय कैसे चलते हो। पूरा सीन बता देता है भाई कैप्टन, अल्लाह की महारथी आदमी था। अब वैसे भी वो जानवो तो डार्क एम्परर सेरेनिटी को कॉपी करता ही था, तो कैप्टन इतना चढ़ा देते हैं ना कि जो अगला लाइन ये पड़ता है ना भाई, हाउ डेयर यू बाइट में, तुमने मुझे कैसे काटा है सांप, मतलब इंग्लिश में था समझ लो। अब ये सुनते हैं आसपास के एरिया में फ्लक्चुएशन होने लगता है, गुस्सा दिखता है वो सांप के ऑरा में, सांप मानो जागने लगा था। इधर दूर यहाँ से काफी क्लाउड स्वर्ड सेक्टर में एक और गरज सुनाई देने को मिलती है और एक बंदा बोलता है, जोकिंग मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहूंगा क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा 121वां थर्मापर्चर भी खुल चुका है, क्योंकि तुमने मुझे लाइफ और डेथ सिचुएशन में पुश कर दिया। मास्टर सेंग्यून अब उसकी बॉडी रिकवर कर रही थी, स्केलेटन जैसा जो वो दिख रहा था पहले, वो धीरे धीरे वापस आ जाता है, शरीर बन जाता है। उसका जो लेफ्ट आई था वो तो नॉर्मल था लेकिन राइट आई में ना एक ब्लैकिश हो रहा थी, अंदर में एक गोल्डन क्रो देखा जा सकता था जो कि वो पॉइजन को काउंटर कर रहा था। तो फिलहाल अब ये बंदा है 5 लाइफ फ्लेम के बराबर पहुंच चुका था। तो स्टोरी हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन एल्केमिस्ट एक मुसाफिर विदा लेता हूँ।